ये उसको मारना नहीं चाहता था, इसकी मौजूदगी में इसकी बीवी को उसने हथौड़ी मारी और इसने कोई मत की। और जब इसने उसको हथौड़ी मारी, इसने अपने मुलाजिमों को कुछ नहीं कहा। उसने इसको क्यों कत्ल करना था इस औरत को? अपनी मालकिन को कत्ल करके उसको क्या मिलना? उसके बाद जब ये देखता है ये बेहोश हो गई है, तो गाड़ी में से हथौड़ी निकाल के उसको उठा के और उसके सर में मार देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं सीआईए डीएसपी मियां तोकीर अंजम साहब। उनसे जानते हैं कि मुलज़म जिसने अपनी बीवी को बहावल नगर ले जाकर कत्ल किया और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, मुलज़म का मौक़िफ़ आपने जाना कि मुलज़म किस तरह से ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी बीवी को मैंने कत्ल नहीं किया बल्कि मेरे मुलाज़िम ने उसके सर पर हथौड़ी मारकर उसे कत्ल किया है। लेकिन इस मुलज़म को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस के सामने इसने क्या बयान दिया, सारी कहानी मियाँ साहब से जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइएगा कि सर मैंने मुलज़म का इंटरव्यू किया, वो बार-बार यही इकरार कर रहा है कि जी मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, वो कैंसर की पेशेंट थी, अगर मैं उसे दवाई ना देता तो ऑलरेडी उसने मर जाना था। लेकिन इसको कत्ल मेरे मुलाज़िम ने किया, इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहली बात ये है कि उसको कत्ल करने में मुलज़िम का इंटरेस्ट क्या है ना? जो इसका मुलाज़िम है, उसने इसको क्यों कत्ल करना था इस औरत को? अपनी मालकिन को कत्ल करके उसको क्या मिलना? उसका बेनिफिट क्या है? नंबर 1। नंबर 2, ये उस औरत को अपनी यानी बीवी को लाहौर से लेता है, गाड़ी पे बिठाता है और हासिलपुर ले जाता है। हासिलपुर से आगे चिश्तियाँ जाता है। उस मुलाज़िम को बार-बार फ़ोन करता है, कॉल डिटेल में इसकी 13 कॉलें हैं उसको, अपने मुलाज़िम को, नज़ीर को। फिर पहले नज़ीर फ़ोन नहीं सुनता, फिर जब वो फ़ोन सुनता है तो ये उसको बुलवाता है, ये इसको अपने साथ ले लेता है। उसके बाद वहाँ पे एक कमरे में ले जाके अपनी बीवी को खुद ड्रिप लगाता है, खुद नशे के इंजेक्शन खरीदता है और खुद उस ड्रिप में नशे के इंजेक्शन डालता है। अगर नज़ीर ने उसको मारना होता तो ये सारा कुछ इसको करने की क्या ज़रूरत? फिर जब वो बेहोश हो जाती है, ठीक है जी, नशे के बेहोशी के इंजेक्शन उसको ये खुद लगाता है। वो नज़ीर ना तो ड्रिप खरीदता है, ना वो बेहोशी के इंजेक्शन लगाता है, ना उसे इंजेक्शन लगाना आता है, ना उसको ड्रिप लगानी आती है, ये सारा कुछ ये खुद करता है। उसके बाद जब ये देखता है ये बेहोश हो गई है, तो गाड़ी में से थोड़ी निकाल के उसको उठा के और उसके सर में मार देता है। थोड़ी सर कौन मारता है? ये खुद मारता है डॉक्टर। ये फिर जो मैंने इसका मौक़िफ़ लिया है तो उसमें कहता है कि जी हथौड़ी मैंने नहीं मारी बल्कि नज़ीर ने मारी है। ये तो ये भी कहता है उसको मैं मारना ही नहीं चाहता था, नज़ीर मारना चाहता था। आप मानते हैं इस बात को? अगर ये उसको मारना नहीं चाहता था तो लाहौर से वहाँ ले गया। ये उसको मारना नहीं चाहता था, इसकी मौजूदगी में इसकी बीवी को उसने हथौड़ी मारी और इसने कोई मज़ामत नहीं की। और जब इसने उसको हथौड़ी मारी, इसने अपने मुलाज़िमों को कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब ये उसको मार दिया उसके मुलाज़िम ने, इन दोनों ने मिलके जाके उसको नहर में फेंक दिया। इसने उसको नहर में क्यों फेंका? इसने वहाँ पे 15 पे कॉल क्यों नहीं की? इसने पुलिस क्यों नहीं बुलवाई कि ये मेरी बीवी को इसने मार दिया जी? ठीक है ना? इसने उसका सर क्यों नहीं फाड़ दिया जिसने इसकी बीवी को मारा? है ना? फिर दोनों मिलके जाके उसको नहर में फेंकते हैं। फिर वो मुलाज़िम को साथ लेके ठोकर तक लाहौर आता है। फिर ये मुलाज़िम को पैसे देता है 5-10-7 हज़ार किराया कि ये मेरी बीवी का मोबाइल लो और कराची जाके इसको ऑन कर दो। फिर ये लाहौर में आके एक झूठा पर्चा करवाता है कि मेरी बीवी जनाब गायब हो गई है। ये लाहौर में आके ये पर्चा क्यों नहीं करवाता कि मैं अपनी बीवी को लेके गया था, नज़ीर ने उसके सर पे थौड़ी मार के उसको मार दिया। तो ये क्यों पर्चा कराता है कि मैं गाँव गया था, 4 दिन के बाद वापस आया तो मेरी बीवी जनाब घर से गायब हो गई। ठीक है ना? तो वो एक मुल्ज़िम है, एक शातिर आदमी है, एक चालाक आदमी है, चालबाज़ है, फ्रॉडिया है। इस जायदाद के अलावा भी 2-3 जायदादों पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। उसकी हमें पता चला जाली डिग्री है, उसकी भी हम वेरिफ़िकेशन करवा रहे हैं। उसकी बहन की डिग्री हमें पता चला जाली है, वो भी कन्फ़र्म नहीं है कि असली है। तो ये एक पूरा ख़ानदान जो है, ये फ्रॉड और 2 नंबर ख़ानदान। अब वो ये कह रहा है कि जी मेरी बीवी को इसने थौड़ी से मार दिया। तो अगर इसको मार दिया तो 1 साल गुज़र गया, ठीक है? और 1 साल के बाद जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ा है, तो तब भी तुमने नहीं बताया। अगर उसे मारा होता तो 1 साल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 6 महीने कभी पुलिस के पास जाता। जाके कहता जी कि मेरी बीवी को इसने मारा, बल्कि 2 दिन या 3 दिन तो निकालने का तुक ही नहीं बनता।
जिस वक्त उसकी बीवी को उसने थोड़ी मारी है, उसको मज़ामत करनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। और इससे सवाल आप ये पूछिए कि तुम अपनी बीवी को उसके घर क्यों लेके गए? तुमने वहां पे जाके उसको इंजेक्शन क्यों लगाए? तुमने उसको ड्रिप क्यों लगाई? ये वो चीजें हैं। अब ये ये नहीं कहता कि जी उसने ड्रिप लगाई, उसने इंजेक्शन डाले, क्योंकि इसको पता है कि ये बात कोई नहीं मानेगा। अगर उसने कोई डिस्पेंसर का कोर्स किया होता तो इसने कहना था जी पहले उसने उसको ड्रिप लगाई, फिर उसने इंजेक्शन डाले, फिर थोड़ी से मेरी बीवी को मार दी। मकतूला जो है वो इसकी कितने नंबर की बीवी है, या इसने कितनी शादियां ऑलरेडी कर चुका है, और इसके बच्चे कितने थे? अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट हुई है या हमारी इंफॉर्मेशन में आई हैं शादियां इसकी, वो 4 हैं। पहली इसकी बीवी डॉक्टर थी, इसको इसने छोड़ा हुआ है, मिलता नहीं है। दूसरी इसकी जो बीवी है वो नायला है, जिसको इसने कत्ल कर दिया। उसके बाद एक और इसने शादी की थी, उस औरत के साथ थोड़ा सा रहा है, उसके मकान पे कब्जा करने की कोशिश की, उसे पता चल गया, उसने इसको छोड़ दिया, उससे तलाक हो गई। उसके बाद एक चौथी बीवी जो है वो इसके घर में मुलाजमा थी, घर में काम करती थी, उससे शादी की है, उससे इसके 4 बच्चे हैं, वो भी मौजूद है। 4 का हमें पता है, कुछ लोग कहते हैं 6 है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। तो मकतूला के बच्चे कितने थे जो कत्ल हुई है? उसका कोई बच्चा नहीं था, वो खुद भी इकलौती बेटी थी वालदैन की। उसके वालिद वालदा भी फौत हो चुके थे। उसके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनमें से कोई भी नहीं था। उसको उसके वालदैन की तरफ से जो जायदाद मिली थी उसमें से उसने घर लिया था, जो पैसे मिले थे उस घर पे इसने कब्जा कर लिया, उसको अपने नाम कर लिया। और ये इनका लड़ाई झगड़ा असल वजह अनाद कह लें या कत्ल की वजह जो बनी वो एक कोठी बनी, वो एक लालच बना, एक जायदाद का लालच, जो उस लालच में इसने उस औरत को ना हक कत्ल कर दिया। सर आखिर में मुझे ये सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि इस शख्स ने जब अपनी बीवी को कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया था, तो उस मकतूला की जो लाश है वो मुकामी पुलिस को कितने दिन के बाद मिलती है? उसकी शनाख्त होती है, या फिर कोई नामालूम उसकी एफआईआर भी होती है, या कि ऐसी ही वो लाश लावारिस उसकी तदफीन हो चुकी है? 28 तारीख रात 2:30 बजे, 27 और 28 की दरमियानी रात, 27 को ये लाहौर से उसको लेके चलता है। रात 10 बजे ये घर में पहुंच जाते हैं, वहां जाके उसको लिटा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। 2 ढाई घंटे वो वहां पे रहती है। तकरीबन कोई 2 बजे के करीब वो बिल्कुल बेहोश होती है, और उस वक्त ये उसको सर में थोड़ियां मार के मार देता है। 2 के करीब उसको उठाते हैं, उठा के गाड़ी में डालते हैं। यानी 12 बजे के बाद वो 27 और 28 की दरमियानी रात थी। रात 2:30 बजे ये उसको नहर में फेंकते हैं, और उसी 28 तारीख को ही तकरीबन सुबह कोई 9:30 बजे, पौने 10 बजे, कि कोई 7.5 8 घंटे के बाद वो वहाँ से, जहाँ पे नहर में औरत को फेंका जाता है, उससे कोई आधा पौना किलोमीटर आगे जाके एक आदमी गुजर रहा होता है सुबह, यानी फेंकने के तकरीबन कोई, आप कह लें, 7 घंटे बाद, 7 साढ़े 7, उसमें पानी भरने से औरत की लाश फूल जाती है। और वहाँ से एक आदमी गुजरते हुए देखता है, देख के पुलिस को 1 पे कॉल करता है। वहाँ पे नज़दीकी जो थाना उस एरिया को लगता है, उसका नाम है डारावाला, थाना डारावाला, तहसील चिश्तियाँ, और डिस्ट्रिक्ट भावलनगर। वहाँ की जो पुलिस है वो वहाँ पे पहुँचती है, रेस्क्यू की टीम को भी बुलवा लेती है। ये तमाम लोग उसको मिल के नहर से बाहर निकालते हैं, निकाल के उसका मुलायजा करते हैं। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। उसके सर पे क्योंकि चोट लगी होती है, खून भी लगा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है कि सर की चोट की वजह से ये औरत मरी है, और उसके मैदे में नशावर वो जो मवाद है वो भी मिल जाता है। तो वो तमाम पोस्टमार्टम करवा के जो कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी मुकम्मल करती है दारावाला पुलिस, और वो मुकम्मल करके उसको दफन कर देते हैं। उसकी शनाख्त नहीं होती बॉडी की? जी, उसकी शनाख्त के लिए तरीकाकार होता है कि वो एक लेटर लिख के, इश्तहार शोरो होगा उसको कहते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाते हैं। वो भिजवाते हैं, लेकिन उसको कोई क्योंकि होता नहीं है, उसका कोई वारिस ही नहीं होता, तो उसको किसने शनाख्त करना। मुलजम जो जाहिद है,
اس پر آپ کا شک کیسے گیا اور کب اور کہاں سے اس کو آپ نے گرفتار کیا؟ ملزم پہ جب تفتیش ہمارے پاس آئی تو ہم نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں تصدیق کی. ہمیں پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑا تھا. پھر ہم نے جو لوگ ان کی صلح میں آتے رہے دونوں کی ان سے رابطہ کیا اور اصل بات پتہ چلی کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی. اس وجہ کی تصدیق کرنے کے لیے ہم لوگ گئے کورٹس میں. وہاں سے ان کے کورٹ میں ایک کیس کیا ہوا تھا بیوی نے کہ میری جائیداد ہے اس نے اپنے نام کروا لی. اس کے بعد مزید جب ہم نے ڈاکٹر کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن لی تو اس کے کردار کے لیے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں ہمیں ملی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ہمیں شک گزرا کہ اس کو ہی چیک کیا جائے. اور اسی دوران جب تفتیش کے لیے اس کو بلوایا گیا, تفتیش ہمارے پاس چینج ہوئی, تو یہ ہمارے پاس آنے کی بجائے سینئر افسران کے پاس جاتا رہا کہ یہ میری تفتیش میں سی اے سے کروانا ہی نہیں چاہتا. میری تفتیش جہاں پہ ہو رہی ہے میں وہاں پہ بہت مطمئن ہوں. لہذا اس سے بھی ہمیں پھر اس کے بعد اس کیس کے جو آئی او ہیں, جو انسپیکٹر عاطف ہیں جنہوں نے یہ سارا کیس ٹریس کیا ہے, یہ ملزم وغیرہ پکڑے ہیں, ان کے خلاف اس نے اپلیکیشن دے دی کہ یہ جی میرے مخالفوں کے ساتھ مل گیا جی, مجھے جان بوجھ کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ جو بے بنیاد چیزیں اس نے بیچ میں ڈالیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا, حالانکہ وہ انسپیکٹر صاحب نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا آج تک اور اس نے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا. آمنا سامنا بھی کبھی نہیں ہوا, ہمارے ساتھ بھی کبھی کسی کے ساتھ نہیں. تو یہ جو بے بنیاد الزامات لگا کے ادھر ادھر یہ بھاگنے لگا, تو پھر اس نے اپنا فون بند کر لیا, نمبر چینج کر لیے, لوکیشن اس کی پتہ, رہائش چینج کر لی. تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ ہمارا شک جو ہے نا یقین میں بدلتا گیا. جی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈی ایس پی صاحب کا موقف سنا کہ کس طرح سے اس ملزم کو گرفتار کیا, اور ملزم نے ان کی ٹیم پر جو اس کیس کو ٹریس کر رہی تھی, کیونکہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا اور اس مقتولہ کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ شناخت اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ اس علاقے میں اس کی باڈی جب ملتی ہے جہاں سے کوئی بھی اس کا جاننے والا یا پہچاننے والا نہیں تھا, تو اس لیے شناخت ہونا مشکل ہو چکا تھا. لیکن جرم جتنا مرضی بڑا ہو اور قاتل جتنا مرضی شاطر ہو, آخر کار وہ پولیس کے شکنجے میں آ ہی جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے پاس.